नमस्कार एवरीवन। आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट, क्लास 10th के लिए आज अपने को चैप्टर नंबर 6 डिपॉजिटरी ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया था। बहुत छोटा चैप्टर था, बट हमने उसको डिटेल में समझा, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में समझा। आज जो अपना चैप्टर है डिपॉजिटरी वाला, ये भी बहुत छोटा है, सिर्फ एक पेज का चैप्टर रहेगा। राइट, ये भी अपना मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इसमें कुछ इतना हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ही सिंपल ये चीज है। राइट, काफी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है इस चैप्टर की, तो ये आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाना चाहिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। राइट, डिपॉजिटरी। तो इससे पहले कुछ थोड़ा बेसिक्स चीजें बताता हूँ। राइट, पहले मेरे को बताओ ये आज तुम जब कोई रिलायंस का लेट से कोई शेयर खरीदते हो, एक शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीदा, जितना भी शेयर खरीदा, तो तुम जब शेयर खरीदते हो तो क्या तुमको ऐसा फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं क्या? आज के टाइम जब तुम शेयर्स खरीदते हो तो क्या तुमको कंपनी या फिर स्टॉक एक्सचेंज, तुम्हारा ब्रोकर, कोई भी तुमको ऐसे फिजिकल सर्टिफिकेट्स देता है क्या? नो, एब्सोल्युटली नो। आज के टाइम पे जो सिक्योरिटीज है सारी की सारी क्या डिजिटली ये सिक्योरिटीज होती है, राइट? ये डिजिटली इनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे क्या यदि तुम शेयर खरीदते थे तो तुमको फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते थे। लिटरली ऐसे सर्टिफिकेट्स तुमको ऐसे पकड़ाए जाते थे कि ये लो, 5 शेयर खरीदे तो 5 सर्टिफिकेट्स मिलते थे। नहीं, सर्टिफिकेट तो आई थिंक एक ही मिलता था करके, बट उसके अंदर सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता था। वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स पहले के टाइम पे होते थे। आज के टाइम पे क्या वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं। आज के टाइम पे आप जब शेयर खरीदते हो तो आपको डिजिटल फॉर्म के अंदर शेयर्स दिए जाते हैं। ठीक है, बट वो डिजिटल शेयर्स है, वो भी कहीं ना कहीं तो रखने पड़ेंगे ना। डिजिटल शेयर्स भी तो किसी न किसी के पास रहेंगे। वो जो अपने डिजिटल शेयर्स है, उसके लिए हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट के अंदर हम अपने डिजिटल शेयर्स रखते हैं। जो हम अकाउंट खोलते हैं उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? उस अकाउंट को नाम आपने सबने सुना है, आप क्या गेस कर सकते हो? मोस्ट प्रोबेबली आपने सही गेस किया होगा। उस अकाउंट को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। जो अपने शेयर्स आज के टाइम में जो डिजिटल शेयर्स होते हैं उनको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? डीमैट अकाउंट के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। ये डीमैट अकाउंट हम खोलते कहाँ पे हैं? यदि आपको अपना सेविंग अकाउंट खोलना है, एफडी अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है, तो आप बैंक में जाके खोल सकते हो। आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो कहाँ पे खोलोगे? इंडिया के अंदर यदि आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो आपको अपना ये अकाउंट खोलना पड़ता है डिपॉजिटरी के पास में। कहाँ पे? डिपॉजिटरी के पास में। ये डिपॉजिटरी वो एंटिटी होती है जो अपना डीमैट अकाउंट मेंटेन करके रखती है। डिपॉजिटरी अपने इंडिया में कौन कितनी है? दो डिपॉजिटरी है। कितनी डिपॉजिटरी है? दो। पहला एनएसडीएल और दूसरा सीडीएसएल। ये इंडिया के अंदर अपनी दो डिपॉजिटरी है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सीडीएसएल इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दो अपनी इंडिया के अंदर डिपॉजिटरी है जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और वहां पे आपकी सिक्योरिटीज डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होकर रहेगा। राइट, इतना ही इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है। ठीक है, आप इससे पहले मैं आपको एक बार वो फिजिकल सिक्योरिटीज का कुछ दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। ये देखो, ये ऐसा ही फिजिकल सर्टिफिकेट है पुराने टाइम का। तुमको भी जूम करके बता दो। पहले तुम अब यदि शेयर खरीदते थे तो इस तरीके के सर्टिफिकेट तुमको दिए जाते थे। थोड़ा देखते हैं ये किस कंपनी का शेयर है। सबसे पहले तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र करके कंपनी है, उस कंपनी का शेयर है। राइट, अभी शेयर के अंदर कुछ डिटेल्स नोट करते हैं हम करके। राइट, पहला तो यहाँ पे देखो इस शेयर का ये क्या हो गया? प्राइस हो गया। राइट, 10 रुपीज का क्या ये फेस वैल्यू है? इस शेयर का क्या है? फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये। हमने कहा था फेस वैल्यू क्या होता है? जो कि शेयर का सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ रहता है उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइस कितना लिखा हुआ है? 10 रुपये, तो ये इसका फेस वैल्यू हो गया। फिर रजिस्टर्ड फोलियो नंबर, उसका अकाउंट नंबर क्या है उस पर्सन का जिसने शेयर खरीदा है। जिस इंसान ने शेयर खरीदा है उसका नाम क्या है? ये देखो, आशीष डी करके उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये आशीष करके इंसान है जिसने ये शेयर खरीदा है। कितने शेयर्स खरीदे हैं? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100। 100 शेयर्स उसने खरीदे हैं। ये आशीष जी ने क्या 100 शेयर्स खरीदे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। जो सर्टिफिकेट है इसका नंबर क्या है? ये 1234 इसका नंबर हो गया। फिर यहाँ पे हर शेयर, हर जो सर्टिफिकेट हुआ करता था उसका अपना क्या होता है? एक डिस्टिंक्टिव नंबर हुआ करता था। तो यहाँ पे इसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है? ये उसका डिस्टिंक्टिव मतलब क्या? यूनिक नंबर हुआ करता था। तो इस सर्टिफिकेट का यूनिक नंबर क्या है? ये इसका यूनिक नंबर है। राइट, तो बस यही चीजें तुम यहाँ पे डेट देख लो, क्या 2004 का डेट है, 2004 की बात हो रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये देख लो जो कंपनी के जितने भी बड़े बड़े लोग थे इन सबके यहाँ पे सिग्नेचर्स वगैरह रहते हैं। राइट, तो ये सारा इस तरीके का सर्टिफिकेट तुमको देखने को मिलता था। ठीक है, तुमको समझा होगा। राइट, चलो अभी आगे कंटिन्यू करें अपना। बट आज के टाइम पे ये सर्टिफिकेट्स नहीं है। इसका रीजन भी समझो, रीजन समझना बहुत जरूरी है। राइट, जब पहले के टाइम पे तुमको सर्टिफिकेट्स मिलते थे तो आज के टाइम पे उनको डिजिटल सिक्योरिटीज में क्यों कन्वर्ट किया? क्यों हमको आज डिजिटल सिक्योरिटी मिलता है, फिजिकल सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलता? उसका रीजन समझना। पहले के टाइम पे जब वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी।
प्रॉब्लम्स क्या हुआ करती थी, जब भी तुम शेयर खरीदते थे तो तुमको कंपनी के पास जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता था, अपनी डिटेल्स देनी पड़ती थी, उसके बाद में तुमको शेयर वो सर्टिफिकेट मिलता था। सर्टिफिकेट लेने के लिए तुमको फिजिकली जाना पड़ता था। बहुत बार जो सर्टिफिकेट्स है तुमको फटे टूटे सर्टिफिकेट्स मिलते थे, क्या ऐसा फटे हुए टूटे हुए सर्टिफिकेट्स मिलते थे, इनको हम बोलते थे बैड डिलीवरीज। तो बहुत सारा तुमको बैड डिलीवरीज मिलता था, तुमको फेक सर्टिफिकेट्स मिल जाते थे कभी कभी। ये सारे इसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता था। ये सब प्रॉब्लम्स थी किसमें, उस पुराने वाले सिस्टम में जहाँ पे तुमको फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते थे। इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए इन्होंने डिजिटल वाला वर्जन लिखा। इससे एडवांटेज क्या मिलता है, टाइम बहुत कम लगता है, इजीली तुम सिक्योरिटी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। फिर यहाँ पे तुमको वो बैड डिलीवरी वाला प्रॉब्लम नहीं आता, सिक्योरिटी फटी हुई टूटी हुई नहीं मिलेगी। डिजिटल सिक्योरिटी कैसे फटी हुई टूटी हुई मिलेगी, राइट। फेक सर्टिफिकेट्स यहाँ पे नहीं होते क्योंकि डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। तो ये सारा अपने को एडवांटेज इस वाले सिस्टम के अंदर मिलता है। इट्स रियली गुड सिस्टम, राइट। चलो तो अभी थोड़ा पढ़े इसको। देखो डिपोजिटरी, वैसे अब तुमको मीनिंग आई थिंक क्लियर होगा डिपोजिटरी का, थोड़ा हिस्ट्री भी हमने जाना करके ना। अब डिपोजिटरी को तुमको समझाने के लिए यहाँ पे एक बैंक का एग्जांपल लिया। कैसे, देखो जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, फिजिकल कैश होता है, उसको तुम जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। जैसे तुम बैंक में डिपॉजिट करते हो तो तुम्हारा फिजिकल कैश क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कैश के अंदर कन्वर्ट हो गया बेसिकली, राइट। अब तुम उस कैश को यूज करना चाहो, उस मनी को यूज करना चाहो, तो तुम यूपीआई को यूज करके, नेट बैंकिंग, चेक वगैरह इन सब को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सेम अपना क्या होता है यहाँ पे रहेगा सिक्योरिटीज के केस में। तुम्हारी जो फिजिकल सिक्योरिटीज थी वो कन्वर्ट हो जाती है कहाँ पे, डिजिटल वर्जन के अंदर। वो सिक्योरिटीज कहाँ पे स्टोर्ड होती है, जो हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं डिपॉजिटरी के पास में, वहां पे अपनी सिक्योरिटी स्टोर्ड रहती है। इन सिक्योरिटीज को तुम इजीली क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ये सब पॉसिबल रहता है, राइट। तो अच्छा एग्जांपल लिया, आई वुड से नाइस एग्जांपल, बैंक का इन्होंने अच्छा एग्जांपल लिया। द डिपॉजिटरी कैन बी कंपेयर्ड विद द बैंक व्हिच होल्ड्स द फंड्स फॉर द डिपॉजिटर्स। अपना ये क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी सॉरी बैंक क्या करती है, डिपॉजिटर्स मतलब हम लोग, हमारे लिए पैसे होल्ड करके रखती है। वैसे ही क्या करता है अपना, इससे कंपैरिजन कर सकते हैं डिपॉजिटरी के साथ में, क्योंकि ये डिपॉजिटरी हमारे लिए शेयर्स होल्ड करती है। बैंक पैसे होल्ड करती है, डिपॉजिटरी शेयर्स होल्ड करती है। एन एनालॉजी बिटवीन द बैंक एंड द डिपॉजिटरी में बी ड्रोन एज फॉलो। एनालॉजी वर्ड का मतलब कंपैरिजन, बैंक एंड डिपॉजिटरी के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला देखो, बैंक के अंदर देखो, होल्ड फंड्स इन एन अकाउंट, एंड यहाँ पे होल्ड सिक्योरिटीज इन एन अकाउंट। बैंक अपना क्या करते हैं, पैसे होल्ड करती है। कौन से अकाउंट में होल्ड करती है, अब चाहे इसके लिए वो सेविंग अकाउंट हो सकता है, चाहे तो वो क्या करंट अकाउंट हो सकता है, चाहे तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है जिसको हम शॉर्ट में एफडी अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर अपना पैसा होल्ड करके रख सकती है। एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है वो कौन से अकाउंट में होल्ड करते हैं, डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट का वैसे फुल फॉर्म क्या होता है, डीमटेरियलाइज्ड, क्या डीमटेरियलाइज्ड, उस अकाउंट में हम होल्ड करके रखते हैं। फिर ट्रांसफर फंड्स बिटवीन द अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर। जिसका अकाउंट है वो बोलता है कि मेरा फंड ट्रांसफर करो तो बैंक ट्रांसफर कर देती है। वैसे यहाँ पे क्या, ट्रांसफर सिक्योरिटीज बिटवीन द अकाउंट्स ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर। जिसका डीमेट अकाउंट है जो वो बोलेगा तो वो सिक्योरिटी ट्रांसफर कर देंगे। फैसिलिटी ट्रांसफर विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। यहाँ पे तुमको बैंक के अंदर फिजिकल पैसों की नीड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली तुम पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, यूज यूपीआई, नेट बैंकिंग को यूज करते। वैसे यहाँ पे फैसिलिटी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट हैविंग टू हैंडल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटीज देने की जरूरत नहीं है, डिजिटल सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर सकते हो। फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ मनी। तुम्हारा बैंक पैसे को संभाल के रखता है, सेफ कीपिंग मतलब संभाल के रखता है। एंड यहाँ पे फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स को संभाल के रखता है, ठीक है। चलो आगे चले ना। विच आर द डिपॉजिटरीज इन इंडिया, मैंने बताया था दो थे। इंडिया के अंदर देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया व्हिच प्रोवाइड डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जरा समझना। जो फिजिकल सिक्योरिटीज थी वो क्या एक मटेरियल फॉर्म के अंदर है, कागज से बनी हुई है, राइट। तो उसको बोलते हैं मटेरियल सिक्योरिटीज करके, ऐसा बोल सकते हो। उसको जब तुम डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हो तो बेसिकली तुम उसको क्या कर डीमटेरियलाइज कर रहे हो, जो मटेरियल है उसको हटा रहे हो, डिजिटली स्टोर कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। वन मोर टाइम, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है पता होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली पूछते हैं। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, फिजिकल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करना इनटू डिजिटल सिक्योरिटीज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। तो दो डिपॉजिटरीज है जो कि आपको डीमटेरियलाइजेशन करने हेल्प करती है। पहला नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड एनएसडीएल, दूसरा सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड सीडीएसएल। इसके अंदर एक चीज नोटिस करना, ये जो एनएसडीएल है यहाँ पे जो एस वर्ड है ये स्टैंड करता है फॉर द सिक्योरिटी, जबकि सीडीएसएल के अंदर जो एस वर्ड है ये स्टैंड करता है फॉर द सर्विसेज। तो वैसे ये तुम्हारा फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए दोनों का। और ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ध्यान रख लेना सर्विस वर्ड है,
यदि ऐसा एमसीक्यू आता है, सीडीएसएल का फुल फॉर्म बताओ, और 4 ऑप्शन दे रखे, एक में बोल रखा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, दूसरे में दे रखा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। जिस इंसान को पता नहीं है वो हमेशा किसको सेलेक्ट करके आएगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, जबकि एक्चुअल में क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, चलो अब देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हो अकाउंट खोल के, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिपॉजिटरी क्या होता है, ये जरा समझना। पहला, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, हाथों हाथ तुम सिक्योरिटी ट्रांसफर कर सकते हो, पहले बहुत टाइम लगता था। नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हो तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी देना नहीं पड़ता, बट पहले तुमको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता था। तुमको बताऊं, ये देखो यहाँ पे देखो, ये स्टैम्प ड्यूटी का बोल रहा होगा, किधर है स्टैम्प ड्यूटी का, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, मेरे को स्टैम्प ड्यूटी देखने दो इसमें किधर है। अरे किधर था ये ये वाला, ठीक है, मिल गया। ये लाइन पढ़ना है एंड में, कंसोलिडेटेड स्टैम्प ड्यूटी पेड, ठीक है, जो कंसोलिडेटेड स्टैम्प ड्यूटी आपने पे किया है ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर, तो पहले स्टैम्प ड्यूटी पे करना था, बट आज के टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी पे करने की नीड नहीं है। फिर एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट सच एज बैड डिलीवरीज, फेक सिक्योरिटीज, ये जो रिस्क फिजिकल सिक्योरिटीज में थी वो यहाँ पे नहीं है। बैड सिक्योरिटीज को मैंने बताया था तुमको, फटी, टूटी, टीटी, टूटी, टूटी सिक्योरिटीज, ठीक है, फटी टूटी सिक्योरिटीज मतलब फटी हुई ऐसे वो वाले सिक्योरिटीज, उनको बैड डिलीवरीज बोलते हैं। सिग्नेचर मिसमैच होना, ये सब बैड डिलीवरीज, राइट। नेक्स्ट क्या रहेगा, रिडक्शन इन पेपर वर्क इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, पेपर वर्क कम होता है क्योंकि डिजिटली हो रहा है अभी चीजें। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम लगता है अगेन। फिर ईज ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी, दिस इज गुड। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होता है ये जरा समझना, नॉमिनेशन क्या होता है समझो। सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारे शेयर्स है, राइट, रिलायंस के तुमने करोड़ों शेयर्स खरीद के रखे, जिनका वैल्यू करोड़ों रुपए के अंदर है, और तुम्हारा सडनली डेथ हो जाता है, तो उन शेयर्स का क्या होगा, वो शेयर्स का मालिक कौन रहेगा, राइट। आइडियली तुम्हारी फैमिली को मालिक होना चाहिए, बट यदि तुमने वो नॉमिनेशन वाला फैसिलिटी यूज नहीं किया, अपना शेयर्स का नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया, अपने शेयर्स के नॉमिनी वर्ड का मतलब उत्तराधिकारी, यदि तुमने अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट नहीं किया, वारिस को अपॉइंट नहीं किया, तो वहां पे क्या बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तुम्हारे फैमिली को प्रूफ करना पड़ता है कि ये हमसे रिलेटेड था एंड ऑल दैट। बट यदि तुम जब शेयर्स खरीदते हो, तुमने वहां पे नॉमिनी को अपॉइंट कर रखा है, तुमने बता रखा है कि इन द इवेंट ऑफ माई डेथ मेरे शेयर्स किसको मिलने चाहिए, तो इमीडिएटली वो शेयर्स उस पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है, ये यहाँ पे बहुत ईजी है। पहले हर शेयर के लिए हर अलग अलग कंपनी के अंदर जाके तुमको वो नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता था। आज के टाइम पे बहुत सिंपल हो गया, किसी एक बार तुमको अपडेट करना पड़ता है जो अपना डिपोजिटरी है उसके पास में, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। Change in the address record with the DP gets registered electronically with all the companies in which the investor holds securities, eliminating the need to correspond with each one of them separately. ये कि डीपी क्या होता है बताता हूँ। आपको अपना एड्रेस भी देना होता था, क्योंकि सर्टिफिकेट कहीं पे तो आएगा ना, तो एड्रेस देना होता था। तो पहले जितने शेयर्स थे, जितनी कंपनीज के शेयर्स थे, हर कंपनी में जाकर आपको एड्रेस देना पड़ता था। आज के टाइम पे उसकी नीड नहीं है, बस एक बार एड्रेस दो डिपॉजिटरी को, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे डीपी क्या है वो जरा समझ, वैसे टॉपिक आगे आएगा बट थोड़ा बता देता हूँ। जो अपना डिपॉजिटरी है, वहां पे आपको अकाउंट खोलना है, तो आप वहां पे डायरेक्टली जाके अकाउंट नहीं खोल सकते। आपको वो जो डिपॉजिटरीज है उनके एजेंट्स होते हैं, उन एजेंट्स के थ्रू आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। तो जो डिपॉजिटरी के जो एजेंट्स है, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं डीपी, विच इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, शॉर्ट के अंदर इसको डीपी बोलते हैं। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है कौन, ये जो डिपॉजिटरीज है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, इनके एजेंट्स, इनको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इनको यूज करके आप अपना अकाउंट खोलते हो। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज डन डायरेक्टली बाय द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एलिमिनेटिंग करस्पॉन्डेंस विद द कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटीज क्या होता है, डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, कंपनीज के पास जाकर तुमको बातचीत करने की नीड नहीं, करस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत। फिर कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंसोलिडेटिंग ऑफ फोलियोज और अकाउंट्स, जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स खोल रखे हैं अलग अलग ब्रोकर्स के पास में, उनका सब कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन तुम यहाँ पे देख सकते हो। फिर क्या रहेगा, holding investments in equity debt instruments and government securities in a single account। आपके पास जो भी सिक्योरिटी है, चाहे इक्विटी शेयर है, चाहे बॉन्ड्स डिबेंचर है जिनको हम डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये सारी टाइप की सिक्योरिटीज आप क्या कर सकते हो, इवन म्यूचुअल फंड के यूनिट्स वगैरह, इन सबको आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल अकाउंट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो इन अ डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट, राइट। वो कहाँ पे, डीमैट अकाउंट में।
ऑटोमेटिक क्रेडिट इनटू डीमेट अकाउंट ऑफ शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ स्प्लिट कंसोलिडेशन और मर्जर। जब शेयर्स ऐसा स्प्लिट होता है, उसका कंसोलिडेशन होता है, उसका मर्जर होता है, तब आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में आ जाता है। ये आई थिंक हमने पढ़ा था स्टॉक स्प्लिट वगैरह चैप्टर 2 के अंदर, राइट। स्टॉक स्प्लिट वो शेयर्स को मल्टीपल पार्ट्स में बांट देना, एक शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। स्टॉक कंसोलिडेशन या फिर मर्जर उसका उल्टा होता है, मल्टीपल शेयर्स को मर्ज कर देना, कंसोलिडेट करके एक शेयर बना देना। तो ऐसा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में हो जाएगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अभी हमने डिस्कस किया था, ये एजेंट्स होते हैं। तो अपना द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स थ्रू एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो मेन अपना डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल सीडीएसएल, वो अपना सर्विसेज इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली नहीं देता, एजेंट्स के थ्रू देता है। तो वो एजेंट्स क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। दीज एजेंट्स आर अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपॉइंट कौन करेगा, डिपॉजिटरी अपॉइंट करता है, बट इसके लिए आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। According to SEBI regulations, amongst others, three categories of entities, banks, financial institutions, and SEBI registered trading members can be become depository participant. जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, डिपॉजिटरी के जो एजेंट्स है, कौन बन सकते हैं, ये तीन लोग बन सकते हैं। कोई भी बैंक बन सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकता है, जैसे कि जियो, ब्लैक रॉक, अभी एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपना, आईएफएल है, मुथूट कैपिटल है, ये सब क्या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, राइट। ये चाहे तो क्या बन सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। साथ में सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर कौन हो गए, ब्रोकर्स। जो अपने ब्रोकर्स होते हैं ना, वो लोग भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। आज के टाइम पे ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आपका जो ब्रोकर है वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, तो वही आपको ये दोनों सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर does one need to keep any minimum balance of security in the account in his account with the depository participant। आपको जो अपना डीमेट अकाउंट खोलना होता है, वो आप कहाँ पे खोलते हो, डिपॉजिटरी के पास में। बट वो डिपॉजिटरी अकाउंट खोलने के लिए आपको एजेंट के पास जाना होता है, वो आपको हेल्प करता है। आपको जो सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ करनी होती है। आपका अकाउंट मेंटेन कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि जो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू अकाउंट खुलवाया, जो मेंटेन कर रहा है वो करके, क्या उसके अंदर ऐसा कोई मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी रखना होता है क्या, नहीं। तुमको एक सिक्योरिटी है तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, राइट। बट बैंक के अंदर ऐसा नहीं होता, हमने देखा था। बैंक के अंदर क्या होता है, तुम्हारा सेविंग अकाउंट है ना, तो वहां पे हर बैंक का अपना एक मिनिमम बैलेंस होता है, राइट। उतना बैलेंस तुम्हारे अकाउंट में होना ही चाहिए। उससे कम बैलेंस है तो तुम्हारा बैंक चार्जेस काटता है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है मिनिमम सिक्योरिटी का। द डिपॉजिटरी हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मिनिमम बैलेंस, यू कैन हैव जीरो बैलेंस इन योर अकाउंट। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज आईएसआईएन। इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द सिक्योरिटी। हर सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं आईएसआईएन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर सिक्योरिटी के लिए, रिलायंस के लिए एक नंबर होगा, टीसीएस के लिए एक नंबर होगा, इन्फोसिस के लिए एक नंबर होगा, अपना टाटा स्टील इसके लिए एक नंबर होगा। हर सिक्योरिटी के लिए अपना एक नंबर होता है। बताऊं तुमको एक, ये देखो, ये अपना रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका वो आईएसआईएन नंबर, ये क्या, ये उसका आईएसआईएन नंबर है। ये जो दे रखा है ना तुमको यहाँ पे, ये उसका क्या, आईएसआईएन नंबर, 12 डिजिट नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, राइट। हर सिक्योरिटी का तुमको देखने को मिलता है। ये जैसे रिलायंस का हुआ, अभी तुमको एक और कंपनी बताओ, जैसे टीसीएस का देखो। टीसीएस क्या है, इटरनल मतलब जोमेटो का, ये देखो, इसका ये आईएसआईएन नंबर हो गया। टीसीएस का देखना तो इस पे क्लिक करो इधर, ये उसका आईएसआईएन नंबर हो गया। हर एक कंपनी का क्या अलग अलग नंबर है, राइट। चलो, देखा आपने, आगे चले। नेक्स्ट, कस्टोडियन क्या होता है, ये जरा देखते हैं, अच्छी चीज है कस्टोडियन। देखो क्या होता है कस्टोडियन, सबसे पहले होता क्या है, कौन अपॉइंट करता है, वो देखो। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, जो कि करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन करते हैं, वो जो फॉरेनर्स लोग हैं, जो करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन करते हैं, उन लोगों को क्या होता है, वो डायरेक्टली ऐसा उनको थोड़ा हेल्प चाहिए होता है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शंस वगैरह करने के अंदर, ये सारी चीजें मेंटेन करने के अंदर, फॉर्मेलिटीज करने के लिए, एंड जो आगे चल के क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करने के लिए, ये सब करने के लिए वो क्या करते हैं, एक एंटिटी को अपॉइंट करते हैं। उस एंटिटी को बोलते हैं क्या, कस्टोडियन। क्या बोलेंगे, कस्टोडियन। कस्टोडियन बेसिकली क्या करता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज है, उनको उनके ट्रांजेक्शन के अंदर हेल्प करता है, उनकी सिक्योरिटीज को अपने पास में सेफ ऐसा स्टोर करके रखता है करके, राइट। एंड उनको जो भी हेल्प चाहिए होती है ट्रांजेक्शन के अंदर, वो करता है। ये काम किसका होता है, कस्टोडियन का। जनरली कस्टोडियंस होते कौन है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है ना, अपना एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, वही लोग क्या करती है, कस्टोडियन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो लोग क्या करते हैं, अपनी कस्टोडियन की सर्विस लोगों को प्रोवाइड करती है। अभी देखते हैं, a custodian is basically an organization which helps register and safeguard the securities of its client। कस्टोडियन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनरली बैंक्स होती है, वो अपने क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज उनको रजिस्टर कराने में हेल्प करती है, उनको सेफ गार्ड मतलब सेफ रखने में हेल्प करती है।
Besides safeguarding securities, a custodian also keeps track of corporate actions on behalf of its client. साथ में custodians क्या करते हैं, जो भी corporate action है, कोई राइट शेयर आ रहा है, बोनस शेयर आ रहा है, स्टॉक स्प्लिट आ रहा है, इन सब का भी ये क्या करते हैं, ट्रैक रखते हैं, ध्यान रखते हैं। जैसे ऐसे कुछ आते हैं अपने क्लाइंट्स को बता देंगे लोग। ये और भी देखो क्या क्या करते हैं, साथ साथ में ये चीज भी करते हैं। मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटीज अकाउंट, और क्लाइंट की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। क्या मैंने ऐसा बोला क्लाइंट की सिक्योरिटी अकाउंट को ये लोग खोलते हैं? नहीं, वो तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खोलेंगे। कस्टोडियन लोग इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और द राइट्स अक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, वो जो सिक्योरिटीज है उनसे रिलेटेड जो भी राइट्स है, जो बेनिफिट्स है, उन सबको कलेक्ट करने का काम करती है ये लोग, और आगे क्लाइंट को पास ऑन करते हैं। कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द एक्शंस टेकन और टू बी टेकन बाय द इश्यू, ये इश्यूअर है, ठीक है, आर वर्ड ऐड कर देना यहाँ पे, इश्यूअर। इश्यूअर मतलब जिसने अपना सिक्योरिटी इशू किया, जिस कंपनी ने अपना सिक्योरिटी इशू किया, राइट। तो जो इश्यूअर है उसने जो भी एक्शन लिया उन सब के बारे में ये क्या कहते हैं, ट्रैक रखते हैं, अपने क्लाइंट को बताते हैं। जिसका कोई ना कोई बेनिफिट होएगा, राइट होएगा क्लाइंट के लिए, वो बताते हैं, बस ये चीज। नेक्स्ट क्या बोलता है, हाउ कैन वन कन्वर्ट फिजिकल होल्डिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, हाउ कैन वन डीमैटेरियलाइज द सिक्योरिटीज, मतलब क्या है, ध्यान से समझना। तुमने ऐसा बहुत सारा स्टोरी सुना होगा कि किसी के दादा ने, किसी के परदादा ने बहुत सारे ऐसा किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे थे, और बहुत सालों बाद में उनके बच्चों लोगों को क्या मिलते हैं, वो शेयर्स मिलते हैं। उनकी कबर्ड में, उनकी अलमारी में कहीं ना कहीं वो शेयर्स मिलते हैं, राइट। और उन शेयर्स का आज के टाइम पे करोड़ों रुपए की कीमत होती है। बट प्रॉब्लम क्या, आज के टाइम पे तो सारी सिक्योरिटीज डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर होती है। तो उन फिजिकल सिक्योरिटीज है, उनको डिजिटल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करना, वो ये बता रहा है। तुमको भी यदि ऐसे सिक्योरिटी कहीं पे मिल जाए, ऐसा दादा परदादा की ली हुई सिक्योरिटीज करके, राइट, तो तुमको मिलेगी, तो उनको कन्वर्ट कैसे कराना डिजिटल फॉर्म में, तो पता होना चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। एक नॉर्मल एक फॉर्म भरना होता है, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। एक डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म ये भरो करके एंड आपके सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो जाएगा। डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म होता कहाँ पे है, किससे लोगे, जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास में ये फॉर्म होता है। उससे आप ये फॉर्म लो, उसके अंदर डिटेल्स फिल करो, और जो आपकी सिक्योरिटीज है, फिजिकल सिक्योरिटीज प्लस ये फॉर्म, ये साथ में उसको भेज दो। आप भेजोगे, वो आपके सिक्योरिटीज को डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा, डीमेटेरियलाइज कर देगा। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब ये होता था ना, फिजिकल सिक्योरिटीज को डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट करना, डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। तो in order to dematerialize physical securities, one has to fill in demat request form, which is available with the depository participant के पास available होता है, and submit the same along with the physical certificate one wishes to dematerialize। जो आप फॉर्म सबमिट करते हो, तो उसके साथ साथ में आपके जो फिजिकल सिक्योरिटी है उसको भी सबमिट करना होता है, ठीक है, फिर आपको वो कन्वर्ट कर देंगे। नाउ सेपरेट डीआरएफ हैज टू बी फाइल्ड फॉर ईच आईएसआईएन नंबर, मतलब कि सपोज करो आपके पास थोड़े रिलायंस के शेयर है, थोड़े टीसीएस के शेयर है, थोड़े इन्फोसिस के शेयर है, तीन कंपनीज के शेयर है, बहुत सारे शेयर हो सकते हैं बट तीन कंपनीज के शेयर है। तो आपको तीन क्या करने पड़ेंगे, डीआरएफ फॉर्म भरने पड़ेंगे, राइट, तीन फॉर्म भरने पड़ेंगे। जितने कंपनीज के शेयर है उतने तुमको फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो तुमको पास सिर्फ रिलायंस के शेयर है, 10 रिलायंस के शेयर है, तो क्या तुमको 10 फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एक ही भरना पड़ेगा? एक ही भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी तो एक ही है ना, हर कंपनी के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। चलो ना, फिर कैन ऑड लॉट शेयर्स भी डीमेटेरियलाइज, देखो ये पुराना चीज है बट देख लो क्या है करके। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब शेयर्स वगैरह खरीदते थे ना, एक पर्टिकुलर लॉट के अंदर खरीदते थे। मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने का साइज हुआ करता था, राइट। आज के टाइम पे तुमको खरीदना एक शेयर भी खरीद सकते हो, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता। पहले तुमको शेयर्स खरीदना तो मिनिमम ऐसा 10 शेयर खरीदना होता था, 50 शेयर खरीदना होता था, 100 शेयर खरीदना होता था। वो मिनिमम लॉट साइज हुआ करता था, और उस लॉट साइज के अंदर ही तुमको खरीदना होता था। बट यदि किसी इंसान के पास में लॉट साइज से कम है, जैसे मान लो रिलायंस है, ठीक है, उसका लॉट साइज कितना है, लॉट साइज लेट्स से 10 शेयर्स का है। मतलब क्या है, यदि तुमको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं तो मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ेगा, और एक लॉट में कितना, 10 शेयर्स है, इतना खरीदना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया लॉट। अब किसी इंसान है जिसके पास में मान लो क्या 7 शेयर्स है, तो जो 7 शेयर्स रहेगा इसको हम बोलते हैं क्या, ऑड लॉट। क्या बोलते हैं, ऑड लॉट, ठीक है। इसको तुम डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करना, प्रोसेस सेम होता है, यस, इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो सेम तरीके से। देन do dematerialized shares have distinctive number। जो dematerialized शेयर्स होते हैं, जो अपने डिजिटल शेयर्स होते हैं, क्या उनके अंदर कोई डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं क्या? देखो कैसे वाले डिस्टिंक्टिव नंबर की बात करें, इन नंबर्स की बात करें। देखो डिस्टिंक्टिव नंबर थे ना, जो फिजिकल सिक्योरिटीज के अंदर ऐसे डिस्टिंक्टिव नंबर हुआ करते थे। क्या आज भी ये डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स के अंदर, डिजिटल शेयर्स में ये नंबर होते हैं क्या? नहीं, आज ये नंबर नहीं होते, ठीक है ना। तो ये डीमेटेरियलाइज्ड शेयर्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्टिव नंबर, दीज आर फंजिबल। फंजिबल मतलब
बहुत इजीली तुम ट्रांसफर कर सकते हो। इंटरचेंजेबल ये होता है वर्ड फंजिबल का मतलब, which means all the holdings of the particular security will be identical and interchangeable. is क्या identical मतलब सेम है और interchangeable एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता। बट एक चीज ध्यान रखना, वो ISIN नंबर तो होता है, ठीक है, ISIN नंबर तो हर सिक्योरिटी के लिए होता है। ये डिस्टिंक्टिव नंबर हर वो जो शेयर होता था, जितने भी शेयर थे उनके लिए हुआ करते थे। जैसे रिलायंस के 1350 करोड़ शेयर थे, है, तो वो 1350 करोड़ अलग अलग नंबर होते हैं, उनको डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं, राइट। तो वो तो आज के टाइम पे नहीं है, बट ISIN नंबर आज भी है। कैन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट, ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तुम फिजिकल सिक्योरिटीज को तो डिजिटल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। बट क्या तुम तुम्हारी जो डिजिटल सिक्योरिटीज है उनको तुम फिजिकल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो? यस, कर सकते हो। उसको बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके लिए तुमको एक रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है और तुम्हारा सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाएगा। बट कोई भी आजकल इसको यूज करता नहीं, क्यों ही तुम डिजिटल सिक्योरिटी को फिजिकल में कन्वर्ट कराओगे, ठीक है। यस, तुम कन्वर्ट करा सकते हो डिजिटल से फिजिकल सिक्योरिटीज के अंदर। द प्रोसेस कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन। इफ वन विशेस टू गेट बैक योर सिक्योरिटीज इन द फिजिकल फॉर्म, तो आपको ये रीमेट रिक्वेस्ट फाइल करना पड़ेगा, अरे ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड द रिक्वेस्ट योर, ये भी अगेन किसके पास फॉर्म रहता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। उसको रिक्वेस्ट करो कि मेरी सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो कर देगा। लास्ट चीज, कैन वन डीमेटेरियलाइज हिज डेट इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड यूनिट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन हिज डीमेट अकाउंट? ये जो शेयर्स को तो कर सकते हो, बट शेयर्स के अलावा जो ये सारी इतनी सिक्योरिटीज है, क्या इनको भी तुम डीमेटेरियलाइज कर सकते हो? क्या इनको भी तुम डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हो? एब्सोल्युटली यस। यू कैन डीमेटेरियलाइज एंड होल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल डीमेट अकाउंट में होल्ड कर सकते हो। दैट्स इट, दैट वाज द चैप्टर। चैप्टर खत्म, चैप्टर 6 खत्म। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।